अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया ज़िशान। नाजरीन, पाकिस्तान में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में तवाज़ुन का जो मिसाली मुजाहिरा मियां नवाज शरीफ की हुकूमत के गुज़श्ता 2.5 सालों में देखने को मिल रहा था, वो इतना भी मिसाली नहीं था जिसकी मिसाल ISPR की प्रेस रिलीज से मिली, जिसमें हुकूमत को नेशनल एक्शन प्लान के मौसर नताइज हासिल करने के लिए गवर्नेंस बेहतर करने का मशवरा दिया गया था। बजाय ये कि हुकूमत इस प्रेस रिलीज को मुस्बत अंदाज में लेते हुए उन मामलात पर तवज्जो देती जिनकी वजह से नेशनल एक्शन प्लान पर तेजी से अमल दरामद मुमकिन नहीं हो रहा था, वज़ीर आज़म के तर्जुमान ने एक जोरदार बयान दाकर तमाम इदारों को अपने आईनी हुदूद में रहने का मशवरा दे डाला और सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के मुस्तकबिल पर भी एक सवालिया निशान लगा दिया। जराए के मुताबिक वज़ीर आज़म को ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे नापसंदीदा जो बात लगी वो गवर्नेंस बेहतर करने की लगी, जिस पर उन्होंने जवाब देने का फैसला किया। हालांकि ये बात सब जानते हैं कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में गवर्नेंस और सिविल इदारों की कारकर्दगी बेहतर बनाने में अभी बहुत सी गुंजाइश बाकी है, और खास करके उस सूरत में जब फौज और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्म के जरिए दहशतगर्दों के खिलाफ नबुर्द-आज़मा है और मादर वतन के लिए जानों का नजराना भी पेश कर रही है, तभी और जरूरी हो जाता है कि सिविल इदारे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करें और मदारिस की रजिस्ट्रेशन, उनको मिलने वाली गैर मुल्की इमदाद और फाटा में इस्लाहात जैसे मामलात पर तेजी से काम किया जाए, जिन पर पाक फौज को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। याद रहे कि पीपल्स पार्टी के दौर में जनरल इशफाक परवेज कियानी को भी हुकूमत से यही शिकवा था कि वादी सवात को दहशतगर्दों के चुंगल से छुड़वाने के बावजूद भी सिविल इंतजामिया अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रही और फौज को उन उमूर को भी सरअंजाम देना पड़ा जो उसकी ड्यूटी में शामिल नहीं था। अगर हुकूमत को ISPR की प्रेस रिलीज पसंद नहीं थी तो चाहे उसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन बेहतर होता कि मुल्क में जो तासुर था कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में दोनों शरीफ एक ही सफ़े पर हैं, कम से कम वो ज़ायल ना होता। इसके जो आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका है, क्या इस जो ये कशमकश पैदा हो गई है इन बयानात की वजह से, क्या आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका पर भी इसका असर पड़ सकता है? इससे दुनिया को क्या पैगाम दिया गया है? और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ लाहौर स्टूडियोज में मौजूद हैं जफर हिलाली साहब, इस्लामाबाद से मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ साहब, और रऊफ क्लासा साहब तो हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में मौजूद हैं, लेकिन हमारी जदीद टेक्नोलॉजी होलोग्राम के जरिए वो आपको हम सबको लाहौर स्टूडियोज में बैठे हुए दिखाई देंगे। लाहौर स्टूडियोज में वो बैठकर हमसे बात करेंगे। रऊफ क्लासा साहब, वैसे तो आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, लेकिन इस तरह लाहौर आना आपको कैसा लग रहा है? ये मेरा ख्याल है आपके चैनल को ये बड़ा एक उसको ये कम्प्लीमेंट जाता है, और आप इस तरह की टेक्नोलॉजी, जहां तक मेरा ख्याल इन्फॉर्मेशन है, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो प्लीज आप करेक्ट कीजिएगा, आप तो पहला चैनल बन रहे हैं पाकिस्तान में जो इस तरह की टेक्नोलॉजी के जरिए ये अपना प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हैं कि बंदा बैठा तो इस्लामाबाद में है, वैसे हालांकि लगता है ऐसे जैसे आपके साथ स्टूडियो में बैठा हुआ हो। एंड ऑफ कोर्स मेरे लिए भी मेरा ख्याल है कि एक उसका नया तजर्बा है, और आई होप कि हमारे व्यूअर्स भी इसको एंजॉय करेंगे, और डेफिनेटली मुझे भी थोड़ा सा इसमें यूज टू होने में मेरा ख्याल हल्का सा टाइम लगेगा। ये बहरहाल मुबारक हो आपको कि आपके शो से ये पहली दफा ये टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है। जी हाँ, 92 न्यूज की जानिब से पाकिस्तान में पहली बार ये टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। शाहिद लतीफ साहब, आपसे शुरू करूंगी। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के ऐलामे के बाद जो हुकूमती तर्जुमान की जानिब से रिएक्शन आया, हुकूमत की तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया, क्या इसने जो सिविल मिलिट्री क़यादत के माबैन नुक्ता नजर के इख्तलाफ को आप समझते हैं नुमाया कर दिया, और यह हकीकत भी अब वाज़ेह हो गई है कि अवाम की तरह फौजी क़यादत भी जो है ये हुकूमती कारकर्दगी से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है? देखें, बेहतर होता कि हुकूमत की तरफ से रिएक्शन ना आती, जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कहा कि उनकी रिएक्शन जो है उससे उनका और भी एक्सपोजर हो गया। यानी जो स्टेटमेंट है वो एक तरह से सजेस्ट कर रही है कि ज़र्ब-ए-अज़्म जो है एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और जो आपने अफ़वाज पाकिस्तान को सौंप रखी है। अब जब उन्हें नज़र आ रहा है कि ज़र्ब-ए-अज़्म के अंदर सिर्फ फौज ही का काम नहीं, आपका जो 20 नुकाती एक नेशनल एक्शन प्लान बना था उसके अंदर हार्डली आपने 2 या 3 नुकात जो हैं उनकी तरफ तवज्जो दी है, बाकी 16 या 17 नुकात ऐसे हैं कि जिनमें कोई पेशरफ्त नहीं है।
और अब ये फौज को नजर आना शुरू हो गया कि वो तो बहुत तेजी से आगे जा रहे हैं इस मामले में, मगर दहशतगर्दी का सफाया उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि ये सिविल इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि नेशनल एक्शन प्लान में जो उनको सौंपा गया है काम वो मुकम्मल करें। तो लिहाजा एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां उन्हें यह कहना पड़ा, क्योंकि कौम के सामने जवाब दे तो असल में फौज होगी। इंटरनल सिक्योरिटी और ये जो मामलात हैं आपके अंदरूनी, वो उसमें बार बार हुकूमत ये कह रही है कि जी ज़रबे अज़ब तो फौज के ज़िम्मे है, दहशतगर्दी का खात्मा फौज ने करना है, मगर अवाम को ये नहीं मालूम कि दहशतगर्दी खत्म होगी तो इसका क्रेडिट हुकूमत लेगी कि हुकूमत ने दहशतगर्दी को खत्म किया है। ये और अभी भी आप जब बात करें, आप फौज को अगर क्रेडिट देने की कोशिश करें तो जितने हुकूमती नुमाइंदे हैं फौरन कहते हैं कि जी फौज क्या मूव कर सकती थी, ये तो हमने हुक्म दिया। हकीकत सब जानते हैं कि हुक्म किसने दिया और ये सारा ज़रबे अज़ब शुरू कैसे हुआ। वो तो मुज़ाकरात के मामले में साल और प्लस भी गुजर रहा था, और जब एक नुक्ता आया जहां ये देखा गया कि अब तो कौमी सलामती बिल्कुल नहायत खतरे में पड़ गई, और फिर उसके बाद जो APS हुआ वो भी हम सब ने देखा, तो फिर ये फैसला किया गया कि नहीं, ये मामले संजीदा है और इनको संजीदगी से लेना होगा, वरना कौमी सलामती बहुत सारे खतरात का शिकार थी। खैर वो एक और बहस है, मगर हमें अब देखना यह है कि क्या पूरे मुल्क में ये आवाजें नहीं उठ रही कि गवर्नेंस ठीक नहीं है? क्या आप मीडिया के जरिए हर रोज ये गवर्नेंस जो है इसके बारे में बात नहीं करते? क्या अदलिया ने बारहा ये तंबीह हुकूमत को नहीं की कि गवर्नेंस ठीक करें? हर चौथे रोज एहतजाज हैं, कभी डॉक्टर सड़कों पे हैं, कभी किसान सड़कों पे हैं, कभी कोई और कम्युनिटी सड़कों पे, ताजर सड़कों पे हैं। तो वो क्या है? वो आपकी गवर्नेंस के बारे में बात कर रहे हैं ना। जो करप्शन का आलम है वो हम सबके सामने है, जिस चीज को टच करो पीछे से आपको एक स्कैंडल नजर आता है। तो फौज ने कोई इतनी लंबी चौड़ी कोई करप्शन रिलेटेड बातें नहीं की, उसने खासकर जो ज़रबे अज़ब से जिन चीजों का ताल्लुक है, क्योंकि वो वरीड हैं, उनके पास इतना वक्त नहीं है जिस तेजी से वो जा रहे हैं, इसको लॉजिकल एंड तक, मंतकी अंजाम तक लेकर जाना है। फिर आपके जो सिपा सलार हैं फौज के, वो बारहा कह चुके हैं कि जब तक आखिरी दहशतगर्द का सफाया नहीं करते ये ऑपरेशन जारी रहेगा। फिर वो ये भी कह चुके हैं कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। पूरी दुनिया आपकी तरफ देख रही है, पाकिस्तान का जो मकाम था आज से साल पहले आप उसको देख लें, और ज़रबे अज़ब के बाद जो कामयाबियां हुई और जिस तरह दुनिया ने उसको एक्नॉलेज किया, आप वो भी ग्राफ देख लें। जहां तक आपकी गवर्नेंस का ताल्लुक है, 105 पोजीशन की आपकी रेटिंग थी, और एक नया सर्वे आया है वर्ल्ड लेवल पे जिसका टाइटल है ईजिंग बिजनेस इन पाकिस्तान। आप 105वीं पोजीशन से 138 की पोजीशन पे चले गए हैं, और ये वर्ल्ड रैंकिंग की हम बात कर रहे हैं, ये को पाकिस्तान में नहीं कह रहा। तो खुदारा इस चीज को समझें, बजाय इसके कि रिएक्शन करके खुद अपना जो कुछ पर्दे हैं उनको उठाएं। इस चीज के ऊपर आपको खामोशी से एक अपनी जो पोजीशन है वो वाजे करनी चाहिए कि हाँ, हम इन चीजों की तरफ ध्यान दे रहे हैं, एंड वी विल मेक श्योर कि जो फौज काम कर रही है उसका किया कराया कहीं जाया ना चला जाए। जफर हिलाली साहब, क्या हुकूमत का रिएक्शन ठीक था? देखिए, मैं तो बड़ा कि हुकूमत इस तरीके से रिएक्ट किया है, क्यों कि हमें पता चलता है कि एक्चुअली उनका क्या रिएक्शन था। माने कि उनका कंसंट्रेशन किन चीजों पे है, वो पब्लिसिटी पे है, पॉपुलैरिटी पे है, शो पे है, मगर देखें वो उनका रिएक्शन सजेस्ट कि उनको परवाह ही नहीं है एक्चुअली क्या हो रहा है। वो अपना कॉस्मेटिक जो अपीयरेंस है वो सीधा रखना चाहते हैं। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल, अगर फौज ये पॉइंट आउट नहीं करती तो ये इन्होंने कहा फेलियर, एयर मार्शल साहब ने कहा कि फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, फेलियर इज सर्टन। इस हुकूमत के इन तरीकों से फेलियर इज सर्टन। अब फौज को और भी कंसर्न होना चाहिए, और भी पैनिक होना चाहिए कि देखिए एम्फसिस किस चीजों पे ये डाल रहे हैं, पब्लिसिटी पे, अपनी पॉपुलैरिटी, लोगों की शो। JITs बनना जो नहीं बने हैं, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन, JITs बनते हैं, उनके रिजल्ट्स, रिपोर्ट्स आती हैं, उन पर अमल दरामद नहीं है। देखिए, नैब को इन लोग पंजाब में नहीं ऑपरेट करने दे रहे हैं, तो वो इलीगल पैसे जो आ रहे हैं दहशतगर्दी के, जो ये सब चीजें फंड कर रहे हैं एक्सट्रीमिज्म को, वो नहीं रुक सकता। अब आप सोचिए तो सही, और क्या क्या चीजें, नेक्टा की बात हो गई, बैंड ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं, दे आर रीअपियरिंग अंडर डिफरेंट डिस्गाइजेस, बिल्कुल दूसरे नाम के साथ। बैंड ऑर्गेनाइजेशन था, वो भी शुरू हो गए। तो मैं
करप्शन पहले तो मैं तो पहले हैरान था कि फौज कराची के बारे में, मैंने एक फौजियों से पूछा था करप्शन के बारे में, वो कह रहा जी करप्शन हमारा कंसर्न नहीं है करप्शन। दूसरे दिन शुक्र है स्टेटमेंट आ गया कि करप्शन भी हम उसके पीछे जाएंगे, इसलिए करप्शन फंड्स टेररिज्म। तो कहने की बात है कि अगर फौज पहले कंसर्न था, इस गवर्नमेंट की एम्फेसिस रिएक्शन पे मेरे ख्याल में अब और भी ज्यादा कंसर्न होना चाहिए। ठीक है, रऊफ क्लासा साहब, आप समझते हैं कि हुकूमत के लफ्ज गवर्नेंस पर सीख पाने की दो ही वजूहत हो सकती हैं। या तो हुकूमत समझती है कि हमारी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, हम पर बिला वजह तनकीद की जा रही है, या इसकी दूसरी वजह यह हो सकती है कि अगर हमारी गवर्नेंस बेहतर नहीं है तो हमें आईना क्यों दिखाया जा रहा है, हमें शर्मिंदा क्यों किया जा रहा है। आपके ख्याल में यही दो वजूहत हो सकती है? शाहजा, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं कि दो वजूहात भी हो सकती हैं। इसके पीछे जो कुछ हुआ है पिछले 2-3 दिनों में, जिसको हम सब समझने की कोशिश कर रहे हैं अपने अपने उसमें तनाजुर में, अपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ, जो मुझे लगता है जिससे उसने ये ज़्यादा रिएक्शन दिया है नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने। आपको याद होगा कि एक दिन पहले इनकी मुलाकात हुई थी आर्मी चीफ की, इनके मियां नवाज शरीफ साहब से, और उसमें ये उनके साथ इश्यूज, ये अगर यकीनन उसमें डिस्कशन आई होगी, गवर्नेंस से रिलेटेड भी हुए होंगे और दूसरे ऑपरेशन के जो मामलात उन पर भी बात हुई होगी, और उस पर कुछ एग्रीमेंट भी हुआ होगा, और पर्टिकुलर नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से। ऑल ऑफ सडन अगले दिन या कोर कमांडर्स की मीटिंग होती है, वहां से एक प्रेस रिलीज में सिर्फ एक ही लफ्ज था, जैसे भी शाहिद लतीफ साहब ठीक कह रहे थे, इग्नोर किया जा सकता था। अगर वहां से प्रेस रिलीज आया भी था, इतना कोई डेंजरस भी नहीं था, कोई इतना कोई स्ट्रॉन्ग वर्ल्डेड प्रेस रिलीज भी नहीं था जिसपे हुकूमत को इतना ज्यादा रिएक्शन देने की जरूरत थी। अगर हुकूमत ने रिएक्शन दिया तो 2-3 चीज़ें मेरी समझ में आती हैं, जो एज ए उसके तौर पर आप कैसे इस्लामाबाद में बैठ के जो पॉलिटिकल हम इन पूरी प्रोसीडिंग्स को फॉलो करते रहते हैं। एक तो हुकूमत और हमारी एस्टेब्लिशमेंट के रिलेशनशिप टेंस हैं, और उसकी जो मेन रीज़न है वो कराची का ऑपरेशन है, आपके सामने है। उस पर पॉलिटिशियंस का भी दबाव है, आपको उस पर नवाज शरीफ साहब पे, उनका जरदारी साहब पे दबाव है, और ये जो टेंशन बढ़ी थी ये डॉक्टर आसिम हुसैन साहब की गिरफ्तारी के बाद ये ज्यादा हो गई थी। और इवन आपको याद होगा जरदारी साहब ने भी उन्होंने कहना शुरू कर दिया, लंदन से प्रेस रिलीज आया था, यहां भी कहा था कि हम आपकी ईंट से ईंट बजा देंगे। फिर उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा जनाब अब हम आपकी रियल अपोजिशन बनेंगे, और साथ में उस प्रेस रिलीज में ये भी लिखा हुआ था कि आप इसहाक डार साहब को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, आप राना मशहूद को गिरफ्तार क्यों नहीं करते, आप फलां को नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में गिरफ्तार क्यों नहीं करते। और क्या ये बात दुरुस्त है कि इसहाक डार साहब भी गए हैं और जरदारी साहब को जाकर उन्होंने कहा है कि आप फिक्र ना करें, हम आप लोगों के साथ खड़े हैं, दुबई गए हैं डार साहब? ये बिल्कुल 2-3 रात पहले मैंने अपने प्रोग्राम में ये खबर ब्रेक की थी कि यहाँ पे डार साहब गए हैं, इनकी मुलाकात हुई जरदारी साहब से, और इनको बकायदा उन्होंने बताया है कि जनाब आप ज्यादा रोला ना डालें, ज्यादा आप इस पे हमारे साथ नाराज ना हूं, इतना दबाव ना डालें, हम आपको डिलीवर करके देंगे। ये बात उन्होंने बिल्कुल की। डेफिनेटली मेरे पास बड़ी कंफर्म खबर है, अभी तक कोई डिनाइल भी नहीं है और आएगी भी नहीं, क्योंकि मेरे सोर्सेज बड़े कंफर्म है। जो 2 रात पहले मैंने अपने प्रोग्राम में भी इस पर बात की थी, स्टोरी ब्रेक की थी। अब इसमें होने वाला कुछ और है, जो हुकूमत के पास इतलात है, जो मैं आपको बताऊं कि ये क्यों इतना बड़ा उन्होंने रिएक्शन दिया है। जैसे सब हम कह रहे हैं कि इतने बड़े रिएक्शन की जरूरत नहीं थी। एक तो मेरी इतलात ये है कि कुछ और मजीद लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, और यकीनन आप आने वाले दिनों में देखेंगे कि हुकूमत के जो बड़े बड़े नाम हैं वो शायद इस जद में आ सकते हैं। पंजाब से भी कुछ लोग गिरफ्तार किए जा सकते हैं, कुछ इस्लामाबाद में भी नाम आ रहे हैं, कुछ इवन मुझे पता भी है कुछ नामों का, लेकिन मैं जानबूझ के नहीं इस वक्त उनको डिस्क्लोज करना चाह रहा कि एक उसको पैनिक की सिचुएशन में नहीं क्रिएट करना चाहता। 5-6 नामों का मुझे भी पता है कि किन किन के नाम जो हैं उनके पास ये मौजूद हैं, जिनको वो यकीनन कोई फौज ने गिरफ्तार नहीं करने, जो हमारे यहाँ शायद इस तरह की अंडरस्टैंडिंग मैं देख रहा था कि शायद फौज है कि गिरफ्तार करेगी। ये सारे का सारा काम जो है ये नैब के जरिए कराया जाएगा, या अगर इससे ज्यादा जरूरत पड़ी तो शायद या उसके जरिए होगा। नैब के पास ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के केसेस पड़े हुए हैं, ये जहन में रखिएगा। इसहाक डार साहब के खिलाफ भी बड़े सारे केसेस वहां मौजूद हैं। अगर कल को डार साहब को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, या आप कह लें कि राना मशहूद की जो वीडियो है आपने पिछले दिनों में देखा था कि डीजी नैब के साथ खासा उनका एक दूसरे के साथ कुछ ट्रेड ऑफ भी हुआ है, एक दूसरे के साथ उन्हें अल्फाज किए। हाँ, सो मियां साहब अनईजी हैं इन रिपोर्ट्स पे कि उनके कुछ की मिनिस्टर्स हैं या की लोग हैं जिनके खिलाफ उसमें नैब को पुश किया जा रहा है कि आप जाएं और इनको इन्वेस्टिगेट करें। लिहाजा मियां साहब ये जो रिएक्शन दे रहे हैं, मियां साहब ये बात समझ रहे हैं कि ये एक तरह का उसका ग्राउंड बनाया जा रहा है, अभी से लोगों को ज़हनी तौर पर तैयार किया जा रहा है, या मीडिया को तैयार किया जा रहा है कि जनाब कि इनकी गवर्नेंस के मसाइल हैं, अगर इश्यूज हैं जो हम इनके साथ टेकअप कर रहे हैं, तो शायद ये पॉलिटिकल एलीट जो है, पॉलिटिकल एलीट उसको सीरियस नहीं ले रही उन इश्यूज को। लिहाजा आर्मी को ये पहली दफा बकायदा लिख कर कहना पड़ गया है कि उन्होंने ये बातें की। इसलिए मियां साहब ने जो रिएक्शन दिया है
उन्होंने बड़ा वेल कैलकुलेटेड है, अगरचे उस पर बहस हो सकती है, नहीं देना चाहिए था, सब यही कह रहे हैं कि आपको जरूरत नहीं थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के जो हमारे चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, उन पे यकीनन उनके जो कमांडर्स हैं, हाँ, उनका दबाव आया है, वहां पे डिस्कशंस हुई हैं, उस डिस्कशन के बाद ये प्रेस रिलीज जारी हुआ है और उन पे दबाव है जनरल साहब पे कि आपने अगर अकाउंटेबिलिटी करनी है, सिर्फ पीपल्स पार्टी पे जो हाथ रखा हुआ है आपने, तो थोड़ा सा अक्रॉस द बोर्ड चाहे जनरल रहील पे दबाव मेरा ख्याल अपने कमांडर्स का दबाव था। ठीक है, हिलाली साहब पूछना चाह रहे हैं आपसे। मेरा एक सवाल का जवाब दें, आप इस्लामाबाद रहते हैं, क्या ये आप समझते हैं, क्या आप ये नहीं समझते हैं कि दी आर्मी का पेशेंस जो है अब वो ख़त्म है? क्या आप नहीं समझते कि ये एक फाइनल वार्निंग है और होना भी चाहिए? हम भी थक गए हैं, देखिए इन किस्म के वार्निंग सुन सुन के। क्या आप नहीं समझते हैं कि एक दफ़े वो कह रहे हैं हमने बचा दिया गवर्नमेंट को धरना के वक्त, अब हम पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, हम गवर्नमेंट को नहीं बचाना चाहते हैं? ये इट्स सो ऑब्वियस मेरे ख्याल में इन स्टेटमेंट्स में, मगर इधर तक आते हैं, दे कम टू द एज, मगर उसके बाद कुछ नहीं होता, फिर रिट्रीट आ जाता है, फिर एक और वार्निंग आ जाती है। आपका क्या ख्याल है? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं लाल साहब, मैं आपसे एग्री करता हूं। फौज पे जो दबाव है वो बड़ा ये सामने नजर आ रहा है। जैसे मैंने कहा, एक तो कमांडर्स का उन पे ये दबाव है कि जो कल अगेन उनकी गुफ्तगू हुई है, जिसके बाद ये उनका प्रेस रिलीज आया है, जिसे एक आवेश है कि जनरल ये रहील पे दबाव है, अपनी टीम का दबाव है, और उन्होंने उसको रिफ्लेक्ट करने की थोड़ी सी एक माइल्ड तरीके की उन्होंने कोशिश की, जिसको आर्मी ने ज्यादा जिसको पोलिटिकल हुकूमत ने ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया। एक चीज, एक तो उनका अपने कमांडर का दबाव है। अच्छा, दूसरा पॉलिटिशियन का दबाव है जो पीपल्स पार्टी के हैं, जो बार बार कह रहे हैं कि जनाब सारे करप्ट जो हैं या सारी करप्शन जो है आपको हमारे यहां नजर आ रही है, पंजाब में फरिश्ते रहते हैं, इस्लामाबाद में कुछ नहीं हो रहा। यूरो बॉन्ड कितना बड़ा स्कैंडल है, आईपीपीज का 480 बिलियन रुपीस की इन्होंने पेमेंट किया, वो कितना बड़ा स्कैंडल है, कितनी बारिंग आप कर रहे हैं। अच्छा, आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, आप उसको नंदीपुर में देख लें, बहुत सारे इश्यूज हैं। आज सियासतदानों को भी इन्होंने राजी करने, अगर फौज नहीं जाती उनके पीछे, या रेंजर्स हो या नैब हो, अगर वो जाके जो नवाज लीग के कुछ लोग हैं जिनके नाम आ रहे हैं, आर्मी नहीं जाती, तो आर्मी की अपनी क्रेडिबिलिटी स्टेक पे आती है कि आप तो सिर्फ पीपल्स पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। एक चीज, अच्छा सेम ऐसे मीडिया का है, मीडिया ने आप कल उसकी रेंजर्स की जरा प्रेस रिलीज देखें जो कराची से जारी की है। मीडिया ने ये कहना शुरू कर दिया पिछले 2-4 महीने से कि जनाब जो बिग आपका स्लो हो गया, सिर्फ डॉक्टर आसिम को पकड़ा, डॉक्टर आसिम के बाद तो कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। उससे ये लगा कि शायद पॉलिटिशियंस ने जो इनको दबाव डाला, आके आन सलाट किए, जरदारी साहब ने कुछ धमकियां दी हैं, दबाव डाला है, तो शायद वो रेंजर्स जो है वो दब गई है, उसका असर हो गया, स्लो हो गया। तो रेंजर्स ने कल प्रेस रिलीज जारी किया है। हाँ, उनका ये कहना था कि जनाब ये स्लो नहीं हुआ, लिहाजा ये आपकी आर्मी जो है, रेंजर्स जो है, वो डेफिनेटली दबाव में है, मीडिया की तरफ से भी है, पॉलिटिशियंस की तरफ से भी है कि जनाब क्या आप सारी अकाउंटेबिलिटी तो पीपल्स पार्टी की कर रहे हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी की भी पूरी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे, आपने दरमियान में छोड़ दिए, बड़े बड़े नाम है जिनकी चीजें आप खुद हमें बताते हैं, आप उनको टच नहीं कर रहे। सो इन पे दबाव आना, नवाज शरीफ साहब पे दबाव आना, इनकी टीम पे दबाव आना, ये नेचुरल है, और लग रहा है कि मियां साहब का जो पेशेंस था वो उनका बर्दाश्त जो है वो जवाब दे गई है। ये कल वाला अगर प्रेस रिलीज देखें, परसों वाला, इससे लगता है कि मियां साहब भी कह रहे हैं कि काफी हो गया है। एक शाहिद लतीफ साहब से पूछ लूं। शाहिद लतीफ साहब, ये भी तनकीद की जा रही है कि फौज को सिविल मामलात में जरा सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए था, खुल्लम खुला इस तरह प्रेस रिलीज नहीं जारी करनी चाहिए थी, हुकूमत से बैठकर टेबल टॉक कर लेते, वजारत दिफा तक ये मामला लेकर जाते, इस तरह आवाम में इस मामले को डायरेक्टली डिस्कस ना किया जाता फौज की जानिब से। शाहिद साहब देखें, ये जो नौबत आई है ये कब आती है? आप क्या समझते हैं कि फौज जो है वो इस चीज को जेर बहस वो नहीं लाए होंगे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में? क्या आपको आज तक फौज इस तरह पब्लिकली इस तरह के मामले डिस्कस करती हुई नजर आई? और ये ऑपरेशंस कब से शुरू हैं और किस तरह फौज ने पूरी मेहनत, जांफशानी और कुर्बानियों के साथ कौम को इस अजाब से छुटकारा दिलाया है? क्या कराची में जो कुछ हुआ वो किसी के वहमो गुमान में था? कराची तो आपके हाथ से निकल चुका था। ये सियासी हुकूमत की नाअहली और उनकी नाकामी थी कि उन्होंने फिर रेंजर्स को फाइनली मदद के लिए बुलाया। यानी एक तरफ आप उनको मदद के लिए बुलाते हैं, नॉर्थ वजीरिस्तान आपके हाथ से निकल चुका था, वो उन्होंने आपको वापस लेके दिया और सारा क्रेडिट आप लेते हैं। और जब भी उनसे बात करो कि जनाब ये जो एजेंडा है इसके अंदर आपकी जिम्मेदारियां हैं, तो वो कहते हैं जनाब बस ज़रबे अज़ब जो है फौज अगर कर रही तो फौज तो हमारा इदारा है, हमने उनको इजाजत दी, कराची में हमने रेंजर्स को बुलाया। यानी मुफ्त में बैठ के आप क्रेडिट हर चीज का ले जा रहे हैं, मगर जो असल देखें, ये जो फौजी ऑपरेशन होते हैं इनका क्या मकसद है? फौजी ऑपरेशंस का मकसद सिर्फ यह है कि वो आपको एक पॉलिटिकल स्पेस दें,
जिस दौरान मिलिट्री ऑपरेशंस आप करते हैं उस दौरान आप दहशतगर्दों का सफाया कर रहे होते हैं, मगर ये लॉन्ग टर्म में पैरेलल में हुकूमत और सियासी पॉलिसी ने उसको फाइनली टेक ओवर करना होता है। सवात आज तक आप टेक ओवर नहीं कर सके। अब नॉर्थ वजीरिस्तान फिर से उन्होंने तो तकरीबन फाइनल स्टेज पे वो पहुंच गए हैं, अब वो हैंड ओवर करना चाहेंगे, तो हैंड ओवर करने के लिए जब सवात आपने टेक ओवर नहीं किया आज तक, क्या नॉर्थ वजीरिस्तान टेक ओवर करेंगे? अच्छा, अगर ये बाउंस बैक होता है और फौज जो है प्रीमेच्योरली निकल जाती है, आपकी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन वहां इस काबिल नहीं है, पुलिस आपने इस काबिल नहीं की। आपने बात की जनाब जुडिशियल रिफॉर्म्स होंगी, किधर हैं जुडिशियल रिफॉर्म्स? पहला स्टेप नहीं आपने लिया। आपने फाटा रिफॉर्म्स की बात की, किधर हैं फाटा रिफॉर्म्स? और हमें मालूम है कि फाटा जड़ है दहशतगर्दी की, वो फिर से मैदान बन जाएगा दहशतगर्दों का। आप फिर से चाहेंगे कि फौजी जाएं और अपने गले कटवाएं, यानी गले कटवाते रहें और फिर से आप उनको अपनी पॉलिटिकल स्पेस के दौरान तैयारी ना करें और फिर से आप कहें आओ जी अब फौज फिर से कुर्बानियां देने आ जाए। तो ये जो बात आप कह रही है ना, पब्लिक में जाना चाहिए था या नहीं, ये पब्लिक में जाना चाहिए था, क्योंकि फौज जो है वो पब्लिक ही को अकाउंटेबल है, उनके नाम पे इंटरनल सिक्योरिटी जो है उसकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आज ही आपको क्लियर कर दिया कि ये जो हमारा ताउन हमें चाहिए था वो हमें नहीं मिल रहा। ठीक है, मुझे ब्रेक लेने दे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि फौज की गवर्नेंस के बारे में जो सवालात फौज की जानिब से उठाए गए, क्या इसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो पिछले कुछ अरसे से सियासी इख्तलाफात का शिकार है, हमें बिलावल भुट्टो की वो स्टेटमेंट्स भी याद है, वो बयानात भी याद हैं जो वो वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ को याद दिलाते थे कि अंकल कहाँ गए वो वादे, कहाँ गए वो आपके बिजली के मुतालिक वादे, आप वादे क्यों नहीं पूरे कर रहे? इस मुतालिक जो उनके सियासी इख्तलाफात थे, क्या तमाम इख्तलाफात को भुलाकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून क्या आप दोबारा इकट्ठी बैठ जाएंगी? और इसको जाहिर करता है, जैसे कल रऊफ क्लासा साहब ने भी कहा, इसहाक डार साहब का दुबई जाना, इस पर भी बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जफर हिलाली साहब, जिस तरह फौज ने गवर्नेंस के बारे में हुकूमत को तनकीद की है, बकौल हुकूमत के हम पर तनकीद की जा रही है और बिलावजह तनकीद की जा रही है, आप समझते हैं काम तो अपोजिशन का है? अपोजिशन का काम है हुकूमत को गवर्नेंस के वादे याद दिलाना, गवर्नेंस के बारे में, बेहतरी के बारे में हुकूमत को याद दहानी कराना। आप समझते हैं कि हमारे पास रियल अपोजिशन ही नहीं है? नहीं है, अनफॉर्चुनेटली पीटीआई वो रोल नहीं प्ले कर रही, पीटीआई को छोड़े, वो अपना बंदोबस्त ठीक नहीं कर सकते हैं, ये ऑपोजिशन है ही नहीं। माने अफसोस की बात ये है कि द आर्मी इज द ऑपोजिशन, इज प्लेइंग द रोल ऑफ द ऑपोजिशन। आर्मी ने जब कहती है गुड गवर्नेंस नहीं है, अगर ठीक ठाक ऑपोजिशन होता इस वक्त मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव करते कि ये गवर्नमेंट फेल हो गई है। मैं नहीं कहता कि गवर्नमेंट वुड हैव लॉस्ट द मोशन, मगर ये जरूर होता, उन पे प्रेशर आता। और दूसरी बात ये है शाजिया, ये जो हमारे पार्लियामेंट्री नुमाइंदे हैं ये अवाम के नुमाइंदे हैं ना। अच्छा, आपको और मुझे पता है कि अवाम फुली बैक द आर्मी, फुली से कि जो आर्मी कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है, ये सब चीजें होना है। तो ये अवाम के नुमाइंदे, जब उनको पता है कि अवाम फौज को बैक कर रहे हैं, ये क्यों नहीं बैक कर रहे हैं फौज को? सही। इसलिए, माफ करिए, इसलिए कि ये अवाम के नुमाइंदे हैं ही नहीं इन अ सेंस। वो क्या सेंस? ये किस बेसिस पे इलेक्ट हुए हैं? पैसे? किस बेसिस पे? फैमिली, ट्राइब, धांधली, आई डोंट नो। मगर कहने की बात यह है, इनका जो आई मीन किसी और मुल्क में जब पूरी अवाम एक तरफ खड़ी हुई है और अगर ये गवर्नमेंट समझती है कि वो उनके साथ हैं, जमहूरियत इज टोटली मिस्टेकन। अगर चॉइस बिटवीन द फौज एंड द गवर्नमेंट, अवाम हमें सबको पता है किधर खड़ी है, तो इन लोग एक रिस्क असेसमेंट क्यों नहीं करते? इसके माने ये है, क्यों भाई पार्लियामेंट नहीं बैठ के कहती है कि ये नेशनल पॉलिसी फेल हो रहा है और फेलियर का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? और अगर हम इस फेलियर की कॉन्सिक्वेंस जब हम समझते हैं, ये शायद इट मे कॉस्ट अस पाकिस्तान, तो फिर उनका रिएक्शन मुख्तलिफ होता। तो मैं बार बार समझ नहीं आ रही है मुझे कि क्यों पार्लियामेंट इंटरेस्टेड नहीं है कि फॉलो अप एक्शन नहीं। सही। रऊफ क्लासा साहब, आप भी समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बतौर ऑपोजिशन जमाते होते हुए भी ऑपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर रही? शाहजिया, बिल्कुल मेरा ख्याल है आपकी ये ऑब्जर्वेशन ठीक है। हम इस पे पहले भी बात करते रहते हैं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज हैं,
उसमें 100 कॉल्ड पीपल्स पार्टी क्लेम करती है, उसके बाद MQM करती है, फिर ये तहरीक इंसाफ करती है। ये अपना प्रॉपर रोल अगर अदा कर रहे होते पार्लियामेंट के अंदर, ये मेरा ख्याल है एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर के तौर पर, तो शायद फौज को भी प्रेस रिलीज जारी करने की जरूरत नहीं थी। और जो मीडिया इतना आपको हाइपर एक्टिव नजर आता है, या हम जो रोला डालते हैं या ज्यादा शायद हम उस पर आके हम बात करते हैं, जिसमें सियासतदान भी कहते हैं आप सियासी एक्टर बन गए, आप हुकूमतें गिराने या उनकी बातें करते हैं, आप भी इंपेशेंस हो रहे हैं, लोगों को इंसाइट कर रहे हैं कि शायद हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही। तो ये दोनों चीजें ना होती, हो ये रहा कि पार्लियामेंट के अंदर आपको अपोजिशन बिल्कुल नजर आपको नहीं आ रही। आप इसी को देख लें, अब पीपल्स पार्टी तो उनकी आप कहते हैं ना बी जमात है, उसकी बी जमात भी नहीं है, वो तो उनके साथ मिल चुकी है, ए जमात है, वो हुकूमत का हिस्सा ही समझ लो उसको, उसकी तो बात ही छोड़ दें। अब बात है तरीके इंसाफ पे। तरीके इंसाफ जो इंतहाई नलायक लोगों की ये जमात है, ये बेशक कहते रहे जी हमारे नए लोग हैं, हमारे न्यू कमर्स हैं, टाइम मात्र 1-2 लोगों के जो मुझे वहां पे नजर आते हैं कोई रोल प्ले करता हुआ, जो एक लगता है पार्लियामेंटेरियन से जो आपको नजर आता है काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो तो सिर्फ आपको असद उमर नजर आते हैं। बाकी इमरान खान साहब भी खुद नहीं जाते पार्लियामेंट में, ना उन्हें इंटरेस्ट है, किसी कमेटी के वो मेंबर ही नहीं है। यहाँ 40 स्टैंडिंग कमेटीज हैं जो सबसे बड़ी अहम है, जहां गवर्नेंस सीखते हैं, जहां इश्यूज आते हैं। इमरान खान उनके मेंबर ही नहीं है, ये उनकी शान के खिलाफ है कमेटीज में जाए। अच्छा, पार्लियामेंट में भी आप उनका उठा के देख लें, 2-2.5 सालों में जैसे नवाज शरीफ साहब पार्लियामेंट में नहीं आते, ऐसे आपके इमरान खान साहब भी नहीं जाते। सो एक बंदा जो है असद उमर, जो है असद उमर, वो अकेला आपका क्या ख्याल है कि वो अपोजिशन कर सकता है 342 के हाउस में? अब उसका नतीजा ये हो रहा है कि जो गैप क्रिएट हो रहा है, जो स्पेस क्रिएट हो रही है, तो लोगों में फ्रस्ट्रेशन आ रही है, मीडिया में आती है, आपके एस्टेब्लिशमेंट में आती है कि जनाब इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स आ रहे हैं, स्टोरीज आ रही हैं, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई कन्फ्रंट करने वाला नहीं है। और जब वहां पे मीडिया एस्टेब्लिशमेंट या लोग जब दबाव बढ़ाते हैं पार्लियामेंट पे या हुकूमत पे भी अपना रोल अदा करें, अकाउंटेबिलिटी की तरफ जाएं, ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाएं, तो वो रोला डाल देते हैं कि आप जमहूरियत को खतरे में डाल रहे हैं, आप हमें डिक्टेट नहीं करवा सकते। ये मीडिया कौन होता है जनाब बैठ के बातें करने वाला? बल्कि हमें टांट मिलते हैं कि जनाब आपको 10 लोग वोट आपको देने को तैयार नहीं है, लोग जाने हम जाने। एस्टेब्लिशमेंट को भी उन्होंने ये जवाब दिया है, जो प्रेस रिलीज आया है हुकूमत का, तो उन्होंने कह दिया है जनाब कि हम तो सिर्फ अवाम को हम जवाब दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि पार्लियामेंट या अचकजई साहब के बयान ने इस मामले को ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की है कि दोनों शरीफों में से अगर किसी के साथ हमें खड़ा होना पड़ा तो वो सिविलियन शरीफ होंगे। शाजिया, मगर उनसे ज्यादा इंटरेस्टेड पार्टी कौन हो सकता है? उनके भाई गवर्नर है, उनका बेटा कैबिनेट में, और वो खुद एडवाइजर हैं प्राइम मिनिस्टर के लिए। माने ऐसा बयान एक आदमी को देना जो इतना मिला हुआ है गवर्नमेंट से। मामले को बढ़ावा देने की कोशिश नहीं की गई अचकजई साहब के बयान से? क्या साहब? शाजिया, बड़ा बिल्कुल आपने किससे सवाल किया? ठीक पॉइंट आउट किया। जो मैं थोड़ा सा जानता हूं वो ये है कि जब भी इन मियां नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट पे कोई अटैक उन्होंने कराना हो, ये पहले भी हमने देखा है। आपको याद होगा धरने के दिनों में जो सबसे ज्यादा ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट तकरीरें की गई थी, वो बलोच नेशनलिस्ट करते हैं या पश्तून नेशनलिस्ट करते हैं जो हुकूमत के एलाइज हैं। हमेशा याचकजई साहब होते हैं, सेनेट में भी हमें पता है कि 8-10 लोग हैं, और उनको बकायदा एक तरह का, मेरी अंडरस्टैंड है, में भी रंग मेरी परसेप्शन है कि वो मियां साहब ये चाहते होते हैं कि अब इस तरह की गुफ्तगू जो है आप करें। अगर अचकजई साहब इस मामले को ना उठाते, सपोजली बात ना करते, तो शायद इतनी बड़ी खबर नहीं बननी थी। इसको किसी ने सीरियस नहीं लिया था। एक गवर्नेंस का मसला था, गवर्नेंस के मसाइल हैं जो खुद भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। उस एक लफ्ज को उठा के उसकी अचकजई साहब ने जिस तरह यह कह दिया कि अगर 2 शरीफ की लड़ाई होगी, मतलब वो तो बात को वो आगे तक लेके गए हैं कि लड़ाई होने वाली है। अगर वो ये कहते हैं कि अगर लड़ाई होगी तो मैं फलां शरीफ के साथ खड़ा हूंगा, तो मेरा ख्याल है जो हाइप क्रिएट की है वो पार्लियामेंट की तरफ से भी थोड़ी सी क्रिएट की गई है, एक चीज। और दूसरी चीज ये है, जैसे मैंने पहले कहा, मियां साहब को पता चल चुका है कि आने वाले 2-3 हफ्ते जो हैं, ये नवंबर-दिसंबर जो है, ये मुश्किल महीने हैं। उनके कुछ करीबी लोगों पे शायद हाथ डाला जाए, कोई लिस्ट बन चुकी है, उनके पास खबरें हैं। इसलिए मियां साहब के पास 2 तरीके हैं, या तो वो अपने बंदे कहें जी ठीक है जी नैब है, इनको पकड़ ले, या दूसरा ये है कि वो स्टैंड लें और कल को अगर कोई इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो वो अपने आप को सियासी शहीद दोबारा बना सकेंगे। उनके ज़हन में चीज़ नहीं है। सही। शाहिद लतीफ साहब, आप क्या समझते हैं कि फौज में क्या तासुर गया है अचकजई साहब के बयान के बाद? देखें जी, फौज ही में नहीं, पूरी कौम को आज अगर आप एक रेफरेंडम करवाएं तो आपको कौम का जो जवाब आएगा मैं आपको अभी बता देता हूं। ये अचकजई साहब जैसे लोग 2-4 जो हैं, ये आपको धरनों में भी नजर आए थे। धरनों में जो पार्लियामेंट का सेशन रेगुलर चला था, इनके बयानात जरा उस वक्त की क्लिपिंग निकाल लीजिए। ये तो सबसे पहले सफ़े अव्वल के वो प्लेयर हैं जो हुकूमत जिनको मौका देती है कि उठो अब फौज के खिलाफ बोलो, तो इनका काम है ये पहले भी कर चुके हैं।
उस वक्त की भी आपको बयानात याद होंगे कि ये सारे लोग बैठे जो खुद को अपोजिशन कहते हैं और हुकूमत के साथ मिल गए, यानी अपना पार्लियामेंट में काम नहीं करना। और वहां जब आए तो आपको एतजाज एहसन साहब जो आज फिर से एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने वहां बैठ के कहा कि बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। उन्होंने कहा कि ये जो लोग बाहर बैठे हैं ये बिल्कुल सही धरना कर रहे हैं, हुकूमत नाकाम हो चुकी है। मगर ये सारी बातें कहने के बाद कहने का मतलब ये है शाहिद लतीफ साहब, कहने का मतलब ये है कि जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं पार्लियामेंट में खड़े होके, कहने को तो ये अवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन अगर अवाम से पूछा जाए आप समझते हैं कि अवाम की भी यही राय होगी कि हम सिविलियन शरीफ के साथ खड़े होंगे? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अवाम की नब्ज जो है वो आज आप देख रहे हैं। ये जगह जगह जो मैंने आपको मिसालें दी कि जगह जगह अवाम जो है उनकी आवाजें आप सुने, वो अवाम और बाहर की भी जो सर्वेज हैं वो इंडिकेट करते हैं कि हुकूमत को गवर्नेंस में बहुत सख्त फेलियर है और अवाम उससे खुश नहीं है। मगर ये जो अभी आपने सवाल किया था कि जी बजाय इसके कि हुकूमत को आप पकड़ें कि आप अपना काम सही नहीं कर रहे, आप साथ साथ कह देते हैं कि जनाब फौज कौन होती है तनकीद करने वाली। भाई फौज किसकी फौज है? जब क्रेडिट लेना हो तो कहते हैं हमारा इदारा है, और जब आपने फौज हमारे मातहत काम में, लिहाजा फौज हमसे सवाल जवाब नहीं कर सकती। नहीं, मातहत तो है। आप बताइए कि कितनी मरतबा ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं ये सड़कों पे नहीं आए, चूंकि हुकूमत इनको तनख्वाहें देती है तो वो समझती कि ये नाउज बिल्ला, ये उसके मातहत होने का क्या मतलब कि ये को उसके नौकर हैं। मातहत को गलत ना समझें, ये जो इदारे हैं ये मुल्क के लिए काम करते हैं, ये कोई आपके पर्सनल मुलाजम नहीं है, इन्होंने कौम के लिए काम करना है। फौज ने भी इस कौम और मुल्क की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी उठा रखी है, उन्होंने हल्फ लिया हुआ है, वो अपनी जानें देते हैं। आप बताइए आपका कोई स्क्वाड है जो जाए वहां फ्रंट पे और एक दिन वहां रात गुजारे सियाचिन जैसे इलाके में? जो वहां पे बमबारी और जो कुछ हो रहा है, जो इंडिया कर रहा है, ये आपकी फौज ने संभाला हुआ है। तो जब वो इतनी मेहनत करे और जब वो अपना काम सही कर रहे हो और कौम उनके साथ है, आज कौम की आवाज फौज के साथ है, और जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं वो कौम की जो आवाज है और जो नब्ज है वो उसके बिल्कुल खिलाफ बात कर रहे हैं। वो उस हुकूमत का साथ दे रहे हैं जो हुकूमत गवर्नेंस नहीं कर रही, क्योंकि वो लोगों के मामलात हैं। वो अपने इसलिए वहां बैठ के ये बात हुकूमत की तरफ की करते हैं क्योंकि उनको अपने सर्वाइवल का मसला है। यही काम नवाज शरीफ साहब ने किया पीपीपी की हुकूमत में, खुद को सर्वाइव उन्होंने करवाना था। अब वादा किया हुआ है कि अगली मरतबा जब हम अपोजिशन में बैठेंगे पीपीपी की तरफ से तो हम भी आपको इजी टाइम देंगे। तो वक्तन फवक्तन उनकी तरफ से एक आध बयान आता है, पार्लियामेंट में वो कोई अवाम के फायदे और मफाद की बात नहीं करते, लिहाजा जो मफाद का काम है वो तो फौज कर रही है। तो क्या अवाम बेवकूफ है? आप अगर उसके रास्ते में रुकावटें डालेंगे तो फौज को यह हक हासिल है कि वो अवाम के सामने ये मसला लाए। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बात करेंगे कि जो तासुर बन गया है कि फौज और हुकूमत एक सफ़े पर नहीं है, क्या इससे कराची ऑपरेशन मुतासिर हो सकता है? क्या इससे जो ज़रबेयाज़ ऑपरेशन जारी है ये मुतासिर हो सकता है? और सबसे बढ़कर दुनिया को क्या तासुर देने की कोशिश की गई है? अमेरिका का दौरा करने वाले हैं आर्मी चीफ, क्या उस पर कोई असर पड़ेगा? इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जफर हिलाली साहब, 16 दिसंबर 2014 का दिल दहला देने वाला वाकया, जिस तरह आर्मी पब्लिक स्कूल पर जिस तरह दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया, उसके बाद हमने देखा कि फौज, सिविलियन क़यादत, पूरी आवाम हमें एक सफ़े पर बिल्कुल यकजान नजर आई, जिसने दहशतगर्दों को पैगाम दिया कि उनकी कमर टूट गई। तो इस पैगाम के बाद, इस तासुर के बाद, आप नहीं समझते कि जो कराची में भी ऑपरेशन हो रहा है, जो ज़रबेयाज़ भी जारी है, वो कहीं ना कहीं मुतासिर होगा, दहशतगर्दों को शय मिलेगी? सादिया, बिल्कुल होगा। मैं तो हैरान हो गया हूं कि ये जो क्लैश, ये बिल्ड अप टुवर्ड्स अ क्लैश हो रहा है, ये जो बातें हो रही हैं, फौज को फोर्स टू गो पब्लिक एंड कंप्लेन कि भाई हम जो चाह रहे हैं नहीं हो रहा है, हमारा ऑपरेशन इस तरीके से कामयाब नहीं होगा अगर हमें सिविल गवर्नमेंट से ये मदद ना मिले। ये आखिर फौज को करने की जरूरत क्यों है? इसलिए कि प्राइवेट अर्जिंग से काम नहीं बना, काम नहीं चला, तो लिहाजा उन्होंने फिर फैसला किया कि भाई और प्रेशर लाओ। इट्स अ फॉर्म ऑफ प्रेशर ना। दूसरी बात यह है कि देखिए ये एक बादशाहत बन गई है। हर वक्त जब प्राइम मिनिस्टर साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं एक फीलिंग
डेवलप होता है कि क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट, उसका मतलब है आप पर्सनली प्राइम मिनिस्टर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। भाई दिस इज नॉट राइट। आपका टेक्निक, आपका इट मे नॉट बी सक्सेसफुल, लोग कह सकते हैं, कहते हैं, उसका मतलब नहीं है कि पर्सनल हो गए हैं। मगर हर चीज जब आप पर्सनल लगते हैं तो फिर और भी दुश्वारियां पैदा हो जाती हैं, फिर आपकी रिलेशनशिप दूसरों इदारों के साथ और उनके सरबराह के साथ खराब हो जाती है। देखिए, मैं कुछ एक्शन करता हूं, मसलन लेट्स से एज फॉरेन सेक्रेटरी मैंने कहा कि फलाने को इधर भेज दो, फलाने को ये तकरीर दो, तो किसी ने कहा सर वो चला नहीं मामला, गलत सिलेक्शन था। मैंने कहा गलत सिलेक्शन था, आप लोगों ने रेकमेंड किया, फलाने ने रेकमेंड किया, वो एक पर्सनल नहीं बन जाता। इधर हर चीज पर्सनल बन जाती है। आखिर जो चकजाई साहब ने जो कहा था शरीफ का अगर चॉइस हो तो मैं इनके साथ सिविलियन शरीफ क्यों भाई, एक्सप्लेन क्यों तुम वो होते। सही। रऊफ क्लासरा साहब, अभी कुछ देर पहले जो आपने कुछ इशारा दिया कि पंजाब में भी बड़ी गिरफ्तारियां हो सकती हैं और वो ज़ाहिर नैब के थ्रू होंगी, तो जिसकी वजह से हुकूमत कुछ ज्यादा रिएक्ट कर रही है, आपको लगता है अब ये काम रुकने वाला नहीं है? हुकूमत के इस रिएक्शन के बावजूद भी ना तो हमारी फौज दबाव में आने वाली है, ना कराची में रेंजर्स दबाव में आने वाली है, और ना ही शायद अब नैब दबाव में आने वाली है। बिल्कुल शाजिया, नैब का तो मुझे नहीं पता ये कैसे करेगी, क्या करेंगे, मौजूदा चेयरमैन के जरिए करेंगे, कोई नया बंदा लाएंगे तो फिर उसमें बड़े सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज हैं। नैब कोई आपको कोई एक्टिव नजर नहीं आ रही, ये माजरत के साथ कहना पड़ेगा। अब इनको पता नहीं अब GHQ कैसे इनको हैंडल करेगा, इनको एक्टिवेट करेगा, लेकिन जो कुछ भी होगा होना तो नैब के जरिए, कोई फौज ने नहीं करना। अच्छा, रेंजर्स भी यहाँ पे नहीं है ऐसा सच के रेंजर्स ये काम करेगी, सो ये देखना पड़ेगा कि नैब को कैसे एक्टिवेट करते हैं, एक चीज। और दूसरी बात यह है कि फौज पे जैसे मैंने पहले कहा बहुत सारे इल्जामात लगना शुरू हो गए थे कि आप क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ मीटिंग्स करते हैं, उठते बैठते हैं, लिहाजा आप उनके बंदों को कुछ नहीं कह रहे। उन पे चीजें भी आ रही हैं, स्टोरीज भी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रहे हैं, स्कैंडल्स भी आ रहे हैं, और ऐसे ऐसे दिन दिहाड़े आ रहे हैं कि आप उनको आप देखते जाएं और शर्माते जाएं वाला हिसाब है। और मजे की बात है, उल्टा हुकूमत ये भी ताने दे रही है कि जनाब हमारे दौर में तो कोई एक स्कैंडल ही नहीं आया। ये ममनू हुसैन साहब ने फरमाया 2-4 दिन पहले, उन्होंने कहा जनाब कोई स्कैंडल नहीं हमारी हुकूमत के खिलाफ। अच्छा, मियां साहब आजकल बताते फिर रहे हैं हर एक को, उसमें जहां तकरीर करने जाते हैं, अब एक प्राइम मिनिस्टर के मुंह से सुन के आपको बड़ा दुख भी होता है, स्कैंडलाइज भी होते हैं। वो ये फरमाते हैं कि जनाब के फलां फलां प्रोजेक्ट थे, उनकी कीमत जो है वो ज्यादा लग गई थी, हमने उस कीमत को नीचे किया, और अगर हम चाहते तो वो पैसे जेब में डाल लेते। इससे कुछ ज्यादा स्कैंडलस बयान कोई प्राइम मिनिस्टर कोई दे सकता है किसी दुनिया के मुल्क का, कि वजीर आजम ये कह रहे हो कि अगर हम चाहते तो ये जो पैसे हमने बचाए हम अपनी जेब में डाल ले तो किसी को पता ना चलता। मेरा ख्याल इससे ज्यादा कोई मेरा ख्याल बुरी बात नहीं हो सकती कि वजीर आजम जहां जाता है और आगे से तालियां बजती हैं। तो वजीर आजम के जहन में बात आई कैसे है कि अगर हम चाहते तो पैसे बचा सकते हैं। इट मीन्स कि आपके जहन में चीज कहीं खड़ी हुई है, आप कहीं ना कहीं फिर कर सकते हैं या करते रहे होंगे। अब आप हमें ये बता रहे हैं कि फलां फलां चीजों में मैंने आके पैसे बचाना चाहता, मैं नहीं बचाए। आर्मी की क्रेडिबिलिटी भी स्टेक पे है, ये जहन में रखिएगा। आपकी रेंजर्स की भी है, अदरवाइज जो मीडिया और फिर सियासतदान जो आपको ना इसके कह रही है, पीपल्स पार्टी कह रही है, वो ठीक कह रही होगी कि फिर आपको टारगेट हमेशा जो है पीपल्स पार्टी मिलती है। आपने फांसी लगानी हो, भुट्टो को फांसी लगाते हैं, मरना हो बेनजीर ने मरना होता है, उसी का खानदान ने मरना है, अगर जेलों में जाना है तो भी पीपल्स पार्टी के लोग जाएंगे। तो हाउस ऑफ शरीफ तक तो किसी को जरूरत नहीं हो रही कि वो जाए, उनसे जरा पूछे। अच्छा, ये पूछने वाली वो चीजें हैं जो आगे से, मसलन आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि नंदीपुर के प्रोजेक्ट में करप्शन हुई है और नैब इन्वेस्टिगेशन करे, ये रिकॉर्ड पे उन्होंने कहा है। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब को बुलाए तो सही, नैब उनको कहे सर आपने जाके ये डील साइन की थी, आपने चाइना के साथ सारे मुआहदे किए, आपने अपना ये मर्जी का प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाए, आप बताएं कहां करप्शन हुई। तो नैब थोड़ा सा बुलाया ना शहबाज शरीफ साहब को कि जनाब हमें बताएं, हमें कुछ सबूत दें, हमें क्लू दें, और वो सारा उसको मॉनिटर कर रहे थे। सो नैब को मेरा ख्याल है क्रॉस द बोर्ड जाना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो रेंजर्स पे भी सवालात उठेंगे। जैसे मैंने कहा कि डॉक्टर आसम के बाद रेंजर्स भी खामोशी से चुप करके साइड पे बैठ गई है, उसके बाद उन्होंने कभी किसी और फौज को भी यकीनन इस तासुर को जाहिर करना पड़ेगा। फौज भी चाहेगी कि वो इस तासुर को जाहिर करे कि वो शरीफों पर हाथ नहीं डालती है। हिलाली साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। क्लासरा साहब, आप एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर हैं, मुझे पता है कि आपको अगर थोड़ा सा क्लू मिलता है तो फिर आप जाके वो रिपोर्ट करते हैं और उसको आप फॉलो करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कराची में जनरल्स पार्क के नज़दीक, निसार पार्क के नज़दीक एक 300 गज का प्लॉट
आप यकीन करें विद हाउस 6.5 करोड़ का बिक रहा है। जब मैंने ये सुना तो आई फेल डाउन, मैं ऑलमोस्ट फेल डाउन। तो मैंने कहा यार ये किधर से आ रहे हैं पैसे। अब कराची का सुने, लाहौर का भी सुने। कराची में 3 सोर्सेज पैसे आ रहे हैं। एक अरब मनी आ रहा है, अरब जो है वो भाग रहे हैं, दुबई में नहीं जा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि दुबई भी वैसे ही हो जाएगा जो सीरिया, इराक और क्या कहते हैं लिबिया का क्या फेट था। अब वो भी पैसे निकाल रहे हैं और कुछ आ रहे हैं इधर कराची के मार्केट में। दूसरा पैसा जो लाहौर में आ रहा है इज इंडियन मनी। कमाल है, इंडियन मनी इज कमिंग इन और वो कीमतें बढ़ रहे हैं। और तीसरा है ब्लैक मनी। मैं समझता हूं अगर यू हैड अ नैब वर्थ इट्स नेम, माने कि वाकई वो लोगों को नैब करना चाहते हैं, ये थोड़ा सा ये इन्वेस्टिगेटिव काम करते और आपको पता नहीं क्या क्या मिलता। तो मेरे ख्याल में आस्ते आस्ते जो है ना जी, हमारे लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ये खत्म हो गए हैं। दे बिकम यूजलेस। क्लासा साहब, नहीं बिल्कुल जो बातें बता रहे हैं असल में आप कह रहे हैं कि अगर हम करते ऐसी ऐसी चीजें हम ये कर चुके हैं ऑलरेडी। मेरे अलावा बहुत सारे अच्छे लोग जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने की हैं, स्टोरीज की हैं। जो रोना है कि हमारी खबरों से कोई आपको कोई ऐसा सच इतना इम्पैक्ट नजर नहीं आता। इम्पैक्ट इसलिए नजर नहीं आता, हमारा खैर मैं कोई जज नहीं हूँ, ज्यूरी नहीं हूँ, हैंगमैन नहीं हूँ कि तीनों काम करूँ। मैं रिपोर्टर हूँ, फैक्ट्स लेके आता हूँ, और भी बहुत सारे हमारे दोस्त हैं वो लेके आते हैं। जो रोल अदा करने वाला है वो वॉच डॉग्स का है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी अकाउंटेबिलिटी टूल्स हैं, FI है, नैब है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, अपोजिशन है, आपकी अदालतें हैं। अगर आपको वहां एक्टिविटी नजर नहीं आएगी तो मेरी रिपोर्टिंग करने से, मेरे स्कैंडल लाने से आप ये कह सकते हैं मैं शो अच्छा कर लूंगा, मैं खबर अच्छी बना लूंगा, कॉलम अच्छा लिख लूंगा, तो मैं मुतमईन हूं कि मैंने अपना काम कर दिया। लेकिन ऑफ कोर्स नहीं आएगी जब नैब उस पर आप देख लें, नैब से पूछें कि आपको याद है कि वो राना मशहूद की वीडियो पे काम हो रहा था, 3 महीने गुजर गए, किधर गया नैब? कोई नाम आपने सुना है? ये नंदीपुर का नैब काम कर रहा था, कहां गई नैब की सारी चीजें? सो आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पोलिटिसाइज हो चुके हैं। वहां पे जो लोग बैठे हुए हैं वो माल पानी बना रहे हैं, वो अपने पैसे ले रहे हैं, बंदा पकड़ते हैं, उससे जनाब प्ली बारगेन के तहत 10 रुपए हुकूमत के खजाने में डलवाते हैं, तो 10 रुपए अपनी जेब में डलवा के 40 रुपए का वो हुकूमत को, लोगों को नुकसान करते। प्ली बारगेन ने तबाह करके रख दिया आपको माशरे को। हमें कहते हैं पैसे लेके आ रहे हैं, उन पैसों को हमने क्या करना है? हमने तो आपके इंस्टीट्यूशंस नहीं वर्क कर पा रहे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रऊफ क्लासेस। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। जफर हिलाली साहब आपका बहुत शुक्रिया, शाहिद लतीफ़ साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, नाइट एडिशन से शाज़िया ज़ीशान को इजाज़त दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।